नमस्ते दोस्तों। आज हम एक कहानी में डुबकी लगाते हैं जो न्यायाधीश शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। न्यायाधीश शब्द के पीछे कई मामले होते हैं, बड़े छोटे, जिनमें साजिशें और संघर्ष होते हैं, अपराधियों ही नहीं, कानून के भेस में छिपे शैतानों के खिलाफ भी। हमारे नायक ली हानयंग उस संघर्ष में हार गए जिन्हें अन्याय से मरना पड़ा। सौभाग्य से न्याय ने उनका साथ दिया, उन्हें यादों के साथ दूसरा जीवन दिया। जज ली हानयंग न्याय में विश्वास करते थे, पर खुद फंसकर मारे गए। अब फिर से जीने पर क्या वह अपने पिछले जीवन की ईमानदारी बनाए रखेंगे और उनका बदले का सफर कैसा होगा? न्यायाधीश ली हानयंग का साथ दें, जो साजिशों से लड़ते हैं और भ्रष्ट कानूनों वाले शैतानों को हटाते हैं। इस कहानी की भावनाएं आपके लिए हैं। कहानी 1980 में सियोल में शुरू होती है, एक आवासीय क्षेत्र में जहां घर पास पास हैं और बच्चों की खेलने की आवाजें गूंजती हैं। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, इधर, इधर। अब हानियम की बारी है। बच्चों के दौड़ने, कूदने, हंसने की आवाजें आसमान में गूंजती हैं। मैं यहाँ हूँ, बच्चे की आवाज गूंजती है, छोटे हाथों में मार्बल दिखता है। हाथ से फेंका मार्बल जमीन पर तेजी से लुढ़कता है। बच्चे जयकार करते हैं, बहुत बढ़िया। यही तो मैं उम्मीद कर रहा था, ली हानयंग। लेकिन अचानक लुढ़कता मार्बल रुक जाता है। पता चला कि किसी के पैर ने उसका रास्ता रोका, मार्बल आगे नहीं लुढ़का। हानयंग नाम का बच्चा भी सामने खड़े व्यक्ति को देखकर स्तब्ध और हैरान है। वह फटे वस्त्रों में एक भिक्षु है, सिर पर ऊनी टोपी है। वह चुपचाप लड़के को घूरता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। अरे बच्चे, क्या तुम इस देश को पलट सकते हो? चुप रहने के बाद वो आंखें सिकोड़कर पूछता है, जिससे लड़का हक्का बक्का रह जाता है। प्यारा लड़का, चेहरा गंदा, आंखें चौड़ी कर पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? भिक्षु बस हंसता है, कहता है, लगता है तुम जागोगे तो इस देश को उलट पलट दोगे। भिक्षु के शब्दों से लड़का चिढ़ जाता है, सोचता है, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा मतलब क्या है? भिक्षु का चेहरा रहस्यमय मुस्कान के साथ प्रकट होता है, साथ ही गूंजती आवाज, हाँ, 1000 साल में एक बार, है ना? जब वो समय आए, सोचकर आगे बढ़ना, बच्चे। ये कहकर वो चला जाता है, लड़के को हैरान छोड़कर। आसपास के बच्चे इकट्ठा होकर लिहानेंग से पूछते हैं, भिक्षु ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। वह पागल होगा। उसने बस कुछ ऐसा कहा जो समझ में नहीं आता। व्यस्त पड़ोस की सांझ की चमक के नीचे हरे पेड़ों की चोटी पर हल्की किरणें नृत्य करती हैं। लड़का भिक्षु की दूर जाती हुई आकृति को देखता है और धीरे से फुसफुसाता है, उसने कहा कि मैं मरूंगा और फिर बाद में मेरा पुनर्जन्म होगा। अराजक पर तेज समय 2030 में सियोल पहुंचता है, एक आधुनिक शहर जिसमें ऊंची इमारतें हैं। एक गलियारे में आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा नहीं है कि तुम युद्ध में जा रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? बगल में ठंडे चेहरे वाला लड़का तुरंत बोला, तुमने भी सुना है। वजह तुम्हें पता है। निलंबित सजा चाहते हो। साफ है ना? तुम जंग ताइसिक को जेल भेज रहे हो, है ना? भूरे बालों वाला आदमी पूछता है। दोस्त का सवाल सुनकर ठंडे चेहरे वाला ग्रे बालों वाला आदमी सोचने लगा। जंग ताइसिक, यूइसॉन ग्रुप के चेयरमैन, कोरिया की प्रमुख कंपनी। चेयरमैन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, पर उन्होंने प्रेस से कहा कि सच्चाई अदालत में सामने आएगी और वो जीतेंगे। वो टैक्स चोरी और संपत्ति छुपाने के बाद फिर से नियुक्त हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस अपराध से बचना चाहता है। मैं दिखाऊंगा क्या असंभव है। ये नहीं हो सकता, है ना, ली हानयंग? सवाल सुनकर ली हानयंग ने बगल वाले की ओर देखा और सोचा, किम यून ह्युक, वो जिम्मेदार हुआ करता था। सोचता हूं उसे क्या भटका गया। ली हानयंग ने सोचा, फिर बोले, अंतिम परीक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है। तुम्हें इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। किम यून ह्युक ने यह सुनकर सिर पकड़ लिया। ओह, मैं पागल हो रहा हूं। वो चिड़चिड़ाकर बोला, अब शांत होने का नाटक मत करो। याद है तुमने डेडोंग इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बर्बाद किया? ली हानयंग ने शांति से देखा। मुझे नहीं पता था कि यह बुरा है। मैंने वही फैसले लिए जो कानून के अनुसार थे। किम यून ह्युक ने हार नहीं मानी और बड़बड़ाता रहा। झूठ मत बोलो।
तुम खुद को क्यों धोखा देते हो? हमें क्यों इन दुनियाओं में सफल होने को संघर्ष करना पड़ता है? मान लो तुमने शीर्ष पर पहुंचने को दूसरों का बलिदान किया, पर अब हमारे पास ताकत है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने जीवन का प्रायश्चित करना चाहिए? ली हानिंग ने ठंडे स्वर में कहा। किस ताकत की बात कर रहे हो? हम बस छोटे लोग। जागो, किम यून ह्यूक ने कहा, जिससे ली हानिंग को सिर दर्द हुआ। बस करो, शोर मत करो। ली हानिंग, सुनो, यह मुकदमा तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम नहीं चाहते कि मैं अभी मर जाऊं, तो कृपया बस एक निलंबित सजा दो। ली हानिंग ने कुछ नहीं कहा, पर दिल में हंसा। हाँ, तुम मरोगे। बस एक अंतिम परीक्षण से खुद को न्यायाधीश कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दृश्य बदलता है। कोर्टरूम में न्यायाधीश ली हानिंग फैसला सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम अभियुक्त जंग ताइसिक से बात करेंगे। अब मेरे लिए सजा सुनाने का समय है। तथ्यों के आधार पर अदालत ने फैसला किया। न्यायाधीश की आवाज के साथ नीचे बैठे अभियुक्त जंग ताइसिक ने शांत चेहरा बनाए रखा, जैसे कि उसे सजा नहीं होगी। पर शायद बात वैसी न थी जैसी उसने सोची। ली हानिंग ने कहा, अदालत ने तय किया है कि अभियुक्त जंग ताइसिक को 15 साल जेल और 18 अरब वॉन जुर्माना होगा। इस फैसले ने अभियुक्त जंग ताइसिक और वकील को चौंका दिया। माननीय न्यायाधीश, आपने क्या कहा? अभियुक्त ही नहीं, नीचे बैठे हर कोई हैरान था। यहां तक कि कंपनी के कर्मचारियों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या? चेयरमैन जंग ताइसिक को जेल? ट्रायल के बाद किम यून ह्यूक चिल्लाया, पागल हो क्या? स्टॉक की कीमत गिरेगी। क्या बकवास! तुमने जंग ताइसिक को जेल क्यों भेजा? क्या तुम मुझसे डरते नहीं थे? इसीलिए बेवकूफों संग कान नहीं भाता। किम यून ह्यूक ने गुस्से में सिर पकड़ा। समय तेजी से बीता। 1 महीने बाद न्यायाधीश ली हानिंग पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गए। उनके चारों ओर पत्रकार और लोगों की चिल्लाहट थी। शॉपिंग सेंटर में खबर देख रहे लोग बातचीत कर रहे थे। क्या ये वही जज हैं जिन्होंने जंग ताइसिक को जेल भेजा था? यकीन नहीं होता कि एक जज सबूत मिटाने के लिए हत्या करेगा। समाचार एंकर ने कहा, आज दोपहर हत्या के आरोप में पूर्व जज ली हानिंग का अंतिम परीक्षण हुआ। हत्यारा जज ली हानिंग। हाँ, यहां सचमुच गालियों और विवादों का माहौल है। पूर्व जज ली हानिंग ने बार बार आरोपों को नकारा है। और जैसा एंकर ने कहा, ली हानिंग के परीक्षण में चीजें अराजक थीं। माननीय न्यायाधीश, अभियुक्त ली हानिंग ने पश्चाताप नहीं दिखाया। ली हानिंग पर अदालत में आरोप लगाया गया। वह अदालत में खड़े होकर भी बार बार अपराध करता है। न्यायाधीश के तौर पर उसने बेशर्म कृत्यों से न्यायपालिका पर जनता का विश्वास खो दिया। और वह अपराध से इनकार करता रहता है, जबकि सबूत साफ हैं। वकील को यह कहते सुनकर ली हानिंग नीचे बैठा मजाक कर रहा था। बकवास करना बंद करो, जिससे न्यायाधीश ने हथौड़ा मारकर उसे शांत रहने का संकेत दिया। उस वकील ने अचानक एक महिला को बुलाया और कहा कि न्यायाधीश ली हानिंग की पत्नी यू से ही मेरी गवाह होंगी। महिला को आते देख ली हानिंग घबरा गया। गवाह के तौर पर आई महिला ने न्यायाधीश से कहा। उसने 1 अरब वॉन ली और उस मुकदमे को मंजूरी दी। उसने खुद मुझसे कहा था। पत्नी को ऐसा कहते सुन ली हानिंग गुस्से में चिल्ला उठा, क्या? यू से ही? मैंने ऐसा कब कहा? न्यायाधीश ने उसे उत्तेजित देख कहा, अभियुक्त, बैठ जाएं। न्यायाधीश किम यून ह्यूक थे। उसने ली हानिंग के वकील से पूछा, वकील, बचाव में कुछ और है? तब ली हानिंग का वकील चिंतित होकर बोला, न्यायाधीश के तौर पर अभियुक्त न्यायपालिका के प्रति बहुत समर्पित रहे हैं। हालांकि उनका अपराध बड़ा है। मैं अदालत से मेरे मुवक्किल को माफ करने का अनुरोध करता हूं। यह सुनकर ली हानिंग गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? गुस्से को बर्दाश्त न कर पाने के कारण ली हानिंग ने अपने बचाव वकील को जोर से तुम मेरे वकील हो। फिर ली हानिंग ने महिला की ओर इशारा कर चिल्लाया, यू से ही? अदालत में झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनके गुस्से से न्यायाधीश ने आदेश दिया, गार्ड्स, अपराधी को बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ दो। विश्वास नहीं होता, वो जज था। जज ली हानिंग की गिरफ्तारी ने देश का ध्यान खींचा है।
यह अच्छा है कि उन्होंने कुछ प्रभावशाली हस्तियों को जेल भेजा था, जिनमें चेयरमैन जंग ताइसिक भी शामिल थे। ली हानियंग ने टीवी पर अपने बारे में खबर देखी और वह असहज होकर शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। वे सच में कहानियां गढ़ने में माहिर हैं। न्यूज एंकर की आवाज गूंजती रही और न्यायाधीश ली हानियंग की पत्नी यू से ही इस मुकदमे की गवाह बनी है। हाँ, यह चौंकाने वाला है। अब साक्षात्कार देखते हैं। टीवी पर यू से ही ने पत्रकारों से कहा, मुझे माफ करना, यह मेरे पति की गलती है। पीड़िता की पत्नी बच्चे को घर लाई और पति को बचाने को कहा। मुझे उन सब लोगों के लिए भी बहुत दुख है जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ली हानियंग उसे साक्षात्कार में पाखंडी देख बेहद गुस्से में था। ये कुतिया सच में। उसने स्क्रीन पर उस महिला को देखा और सब याद किया। यू से ही, हमने बिना प्यार के शादी की और मैंने सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए अनुबंध किया। इतने समय साथ रहने पर भी तुम में कोई वफादारी नहीं। जब मैं कॉलेज में था, जूनियर की भूमिका में भाग लेता था। इस रोल में उस कुतिया ने बढ़िया एक्टिंग की होगी। ली हानियंग ने ठुड्डी पर हाथ रख आह भरी। अचानक टीवी जोर से बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई। हानियंग ने दरवाजे की ओर देखा, अंदर आए व्यक्ति को देखते हुए। किम यून ह्युक ने दरवाजा खोलकर अंदर आकर टीवी बंद किया और पूछा, जब तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है तो तुम टीवी क्यों देख रहे हो? ली हानियंग ने उसे ठंडे स्वर में देखा और पूछा, मेरा वकील कहाँ है और जज खुद यहाँ क्यों आया है? क्या मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? किम यून ह्युक ने धीरे से कहा, कुर्सी खींचते हुए। वह चुपचाप अंदर आया और ली हानियंग के सामने बैठ गया। ली हानियंग ने भी चुपचाप सामने वाले व्यक्ति को देखा। किम यून ह्युक मुस्कुराया। ली हानियंग, क्या हम एक जैसे नहीं हैं? चुप रहो और बताओ क्यों आए हो। घुमाओ मत। ली हानियंग गुस्से में बोला, तुमने जिससे शादी की उससे प्यार नहीं किया। अब तुम बैठे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और जज के तौर पर मुझे तुम्हें नकली सबूतों से आजमाना पड़ता है, जो मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछता हूं, हरामी। जज किम यून ह्युक ने जवाब न दे बस मेज पर एक गोली रख दी। ली हानियंग चुपचाप गोली, शराब और सोजू की बोतल देख रहे थे। कुछ समझ न आया, पर डरावनी आंखों से किम यून ह्युक को घूरकर पूछा, ये क्या है? किम यून ह्युक का चेहरा भावहीन था। धीरे से समझाया, तुम्हारी पसंदीदा सोजू और साइनाइड। मौत की सजा देने आया हूं। न्यायाधीश के शब्दों ने ली हानियंग को चौंका दिया। आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, यकीन नहीं होता, मुझे ये पीना पड़ेगा। ली हानियंग मुस्कुराए और फुसफुसाए। उनकी हंसी में व्यंग्य और कड़वाहट थी। किम यून ह्युक खड़े हुए, ली हानियंग को देखा, फुसफुसाए, वैसे क्या माँ स्वस्थ हैं? अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारी माँ को दे दूंगा। माँ से धमकाते सुनकर ली हानियंग चिल्लाए, तुम कमीने, और जोरदार मुक्का लेकर उसकी ओर बढ़े, परंतु उस जज ने भी ली हानियंग के मुक्के को तुरंत ही रोक लिया। 1 मिनट। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है और अपने लिए इसे और कठिन मत बनाओ। ली हानियंग समझे कि अभी वह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बहुत परेशान हुए और खुद को रोका। ली हानियंग ने धीरे धीरे संयम पाकर कुर्सी पर बैठ कहा, मजाक कर रहे हो? यह हिरासत केंद्र है। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मारकर बच लोगे? हानियंग ने ठंडे से योन ह्युक को देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसे यहीं पीना पड़ेगा या नहीं। वैसे भी तुम्हें अगले 3 दिनों में मरना ही होगा, किम यून ह्युक ने ठंडे से कहा। किम यून ह्युक के सीधे बयानों से ली हानियंग फिर स्तब्ध रह गए। पूर्व न्यायाधीश ली हानियंग, जो फैसले के झटके से उबर नहीं पाए, हिरासत केंद्र से भागने के बाद पास की पहाड़ी पर साइनाइड से आत्महत्या कर ली। किम यून ह्युक की स्मग नजर देख ली हानियंग ने पूछा, तुम्हें ये आदेश किसने दिया, बदमाश? ये सुन किम यून ह्युक ने मुस्कुराकर ली हानियंग को देखा, पर जवाब नहीं दिया। ली हानियंग ने दांत पीसकर पूछा, बताओ, ये किसने किया? कुत्ते। जानते हो ना, अध्यक्ष जांग ताई सुख इसके पीछे हैं। जब तुमने उसे जेल भेजा, यूसोंग समूह का शेयर कितना गिरा, पता है? मुख्य न्यायाधीश कांग शिनजियोंग, क्या तुम्हें लगता है कि बड़े लोग अपनी संपत्ति को छूने पर स्थिर रह सकते हैं?
जब तुमने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को उस अजीबोगरीब जेल में धकेल दिया था तो वह बहुत गुस्से में थे। किम यून ह्युक ने डरावनी चेहरे के साथ अपने दोस्त को देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुमने ऐसा अगर क्यों तुमने किया? तब हार मान ली होती तो मुझे ये ना करना पड़ता। उसने बोतल खोली और गिलास में शराब डाली। कहा, ओह, समय देखो, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा चाहोगे। लालच का अंत नहीं, इसलिए मुझसे नफरत मत करना, ठीक है? और सबको इंतजार मत करवाओ। इसे पी लो, बाहर बहुत लोग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह मौका फिर मिलेगा? किम यून ह्युक ने ली हान यंग की नफरत भरी आंखों में देखते हुए कहा, इसे पी लो। किम यून ह्युक के जोर देने पर ली हान यंग का हाथ कांप उठा। उसने गिलास को घूरते हुए सोचा, सब ऐसे खत्म होगा। कम वक्त, ताकत कभी समस्या नहीं रही। सही फैसले की कीमत है ये दुखद मौत। अचानक ली हान यंग ने किम यून ह्युक को देखा और कहा, बस एक बात पूछनी है, मां की सुरक्षा का भरोसा कैसे करूं? किम यून ह्युक मुस्कुराया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोस्त की मां को नुकसान कैसे पहुंचाऊं? बस अब मत बोलो, पी लो। ली हानडोंग, अलविदा हरामी। ली हानडोंग उसने मुस्कुराते हुए सामने वाले को निगल जाने की तरह गुस्से से भरी आंखों से बस अपने दिल में चिल्लाया, किम यून ह्युक, कांग शिन जॉन और वे सभी नीच हरामियों, मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि पूर्व न्यायाधीश ली हानडोंग की मौत हिरासत केंद्र से भागने के बाद पहाड़ी पर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कांग शिन जॉन चुपचाप फोन पर लेख पढ़ रहे हैं। उसका पीछा करो, एक न्यायाधीश चला गया है। मुझे अंत तक सावधान रहने की जरूरत है, और भी ज्यादा। कांग शिन जॉन ने एक आदमी को देखा और कहा, अब से तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और मेरे लिए संतुष्ट होना चाहिए। उसके सामने किम यून ह्युक खड़ा था। उसने भी मुस्कुराते हुए कांग शिन जॉन की ओर देखा और जवाब दिया, मुझे याद है। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या यह सचमुच एक अस्पताल है? हाँ, मैंने साइनाइड पी लिया है। पर अचानक एक आवाज ने ली हानडुंग की चेतना चौंका दी। ली हानडुंग को अभियोजक दिखा, जो अब भी पुकार रहा था, माननीय, क्या यह अदालत है? ली हानडुंग की चेतना ने सोचा, मैं हिरासत केंद्र में मरा था, किम यून ह्युक की दवा पीकर, तो अब अदालत में क्यों हूं? सुना है मरने से पहले यादें आती हैं, इसलिए अच्छा जीना चाहिए। पर समुद्र तट पर लड़कियों को देख पाता तो अच्छा होता। दूसरी दुनिया जाते हुए अदालत क्यों? अभियोजक ने फिर पुकारा, माननीय। और वह डर रहा था। जानते हो अगर सो गए तो क्या होगा? उसकी पुकार से ली हानडुंग चौंका। धत, मैं डर से मर रहा हूं। तभी ली हानडुंग का ध्यान उस आदमी पर गया। ये आदमी, अभी मेरा चेहरा इतना उदास क्यों? हाँ, सही है, पार्क चुलवू। वह युवा दिखता है, पर वही अभियोजक पार्क चुलवू है। उसे ईमानदारी से पदोन्नत किया गया था, पर जिद्दी होने से किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। सोचें, वह साल भर पहले कार हादसे में मरा। इसे छोड़, मरने से पहले उसका चेहरा देखा, विश्वास नहीं होता। धत तेरे की, मरने से पहले मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। तो प्रतिवादी किम सांग जिन, शुरू करते हैं। अदालत में पार्क चुलवू ने घोषणा जारी रखी। ये सुन ली हानडुंग की चेतना फिर चौंकी और उसने प्रतिवादी क्षेत्र में बैठे छोटे बालों वाले आदमी पर ध्यान दिया। क्या? किम सांग जिन, 20 साल पहले जब मैं न्यायाधीश था, पहला अपराधी। किम सांग जिन ने नौकरी खोने पर भूख मिटाने को घर में घुसपैठ की और पकड़ा गया। उसने 1 हफ्ते से ज्यादा भूखे रहने की बात कही, जो दयनीय मामला था। उस समय प्रेस और मीडिया ने उसे एक दयनीय व्यक्ति बताया जिसे अपराध करना पड़ा। इस समय परीक्षण के नीचे किम सांग जिन के वकील ने बचाव जारी रखा। प्रतिवादी किम सांग जिन ने गलती से अपराध किया जब वह भूखा था, लेकिन उसे बहुत पछतावा था। इस समय न्यायाधीश ली हानडुंग का चेहरा जो अंधेरे में छिपा था, अचानक ठंडे स्वर में बोला, अरे किम सांग जिन, कृपया अपना सिर उठाएं। किम सांग जिन न्यायाधीश के नाम लेने पर बहुत ही दया में रोते हुए आंसू बहा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माननीय न्यायाधीश, मैं मरने के लायक हूं। भूख से मैंने ऐसे काम किए जो इंसान को नहीं करने चाहिए थे। ली हानडुंग की ठंडी आवाज ने उसे रोका। क्या यह बस संयोग है?
बचाव पक्ष के वकील ने तुरंत कहा, इस घटना से पहले किम संग जिन ने पूरे हफ्ते अपने पेट को भरने के लिए केवल फिल्टर किया हुआ पानी पिया। इसके अलावा वह सामुदायिक क्षेत्र में बैंक पर रुका ताकि उसे कुछ खाना मिल सके, लेकिन उसे मिला एक गीला कपड़ा। ली हानयांग गुस्से में बोले, वकील, मैं किम संग जिन से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं। हाँ, माफ करें न्यायाधीश। किम संग जिन, बताओ क्या वह दुर्घटनावश था? किम संग जिन ने आंसुओं से कहा, न्यायाधीश, मैं बहुत भूखा हूं, इसलिए कुछ और सोच नहीं सकता। मुझे बस चावल चाहिए। मुझे सच में खेद है। अपने पछतावे की चीत्कार में ली हानयांग ने पूछा, क्या तुम्हें पीड़ित के लिए पछतावा है? पर जवाब में केवल पछतावे की चीत्कार थी। माफ करें, मुझे खेद है। मुझे मरने का कमीना नहीं होना चाहिए। अचानक ली हानयांग का ठंडा बयान अभियोजकों को चौंका देता है। बचाव पक्ष के वकील और किम संग जिन भी स्तब्ध रह जाते हैं। क्या? न्यायाधीश, ली हानयांग ने कहा। अभियोजक, मामला फिर से लिखो। क्या हो अगर यह जानबूझकर चोरी का मामला नहीं है? अभियोजक की हैरानी में उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत नहीं है, तो इस मामले को फिर से लिखें। पार्क चुलबू ने पूछा, सबूत नहीं है? अरे किम संग जिन, तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया, है ना? न्यायाधीश ली हानयांग ने अभियुक्त से पूछा, लेकिन किम संग जिन ने घबराहट में कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे खेद है। अब से मैं ऐसा मैं ठीक से जीऊंगा। किम संग जिन की चीत्कार में उनके वकील ने भी चिल्लाया, माननीय न्यायाधीश। लेकिन ली हानयांग का गुस्से वाला चेहरा था। चिल्लाते हुए, उसे मौत की सजा दो। न्यायाधीश ली हानयांग की प्रतिक्रिया से अभियोजक पार्क चुलबू जम गए। माननीय न्यायाधीश, क्या गलत है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, माननीय न्यायाधीश? वकील ने घबराहट में पूछा। ली हानयांग ने कुछ नहीं कहा, बस किम संग जिन के अजीब चेहरे को देखा। वह किम संग जिन था। उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन किम संग जिन एक सीरियल किलर था। उसने 4 लोगों की हत्या की थी। वह चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि हत्या करने के लिए। जब उसने मुझे धोखा दिया, तब मैंने उसे निलंबित सजा दी थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह सीरियल किलर निकलेगा और मेरे लिए बड़ी मुसीबतें लाएगा। उस समय प्रेस ने शीर्षक दिया, सीरियल किलर ने जज को धोखा देने के लिए आंसू बहाए। और इससे भी बुरा यह था कि उसने जेल से बाहर आने के बाद उन 2 पीड़ितों में से एक 9 साल का लड़का था, और उस समय वह बड़ी मुसीबत थी। ली हानयांग ने अपने पिछले जीवन की यादों को टटोला जबकि वह गलियारे में चल रहे थे। वैसे भी अब उसे मौत की सजा देना सबसे संतोषजनक है। मैंने उन शैतानों को सजा देने की कसम खाई थी, लेकिन उन कमीने ने मुझे पहले मार डाला। अब सब कुछ अतीत में है। मैं इस नफरत को अब और नहीं रख सकता, क्योंकि इसका अब कोई मतलब नहीं है। और चलो सब भूल जाते हैं। आखिरकार मैं अपना स्नान वस्त्र उतार सकता हूँ और अपना पूरा जीवन समुद्र तट पर बिता सकता हूँ। ली हानयांग ने खुशी से एक नई जिंदगी को अपनाया, लेकिन जब वह अपनी कल्पनाओं का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक किसी का पैर उनके चेहरे पर लगा, जिससे वह जंग गए। क्या? ये क्या है? मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा है? ली हानयांग ने चुपचाप कहा। पता चला कि ग्रे सूट वाले आदमी ने जोरदार किक मारी, जिससे ली हानयांग दूर जा गिरे। वह आदमी कूदा, किक मारी और भगवान की तरह उतरा, ठंडे अंदाज में ली हानयांग को देखते हुए। ली हानयांग को कुछ समझ नहीं आया, बस सिर पकड़कर बोले, दर्द हो रहा है। उन्होंने आदमी को देखा और चकलाए। क्या? ये क्या है? क्या वो मौत का फरिश्ता मुझे लेने आया है? गंभीर चेहरे वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया, क्या देख रहे हो? तुरंत मेरे कमरे में आओ, तुम पागल। ली हानयांग ने उसे भ्रम में देखा। असंभव। ये आवाज है। उस आदमी के ऑफिस में उसने गुस्से में चिल्लाया। आवाज गलियारे में गूंज उठी। तुम क्या कर रहे हो? चोर को मृत्युदंड। दिमाग खराब हो गया है क्या? वकील को नजरअंदाज कर रहे हो क्योंकि ये पहला मुकदमा है, या प्रतिवादी ने तुम्हें परेशान किया? गुस्से में उसने ली हानयांग से कहा, चुप रहो और नौकरी छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें ऐसे सिखाया था? अपने सहायक न्यायाधीश के पद पर वापस चले जाओ। गुस्से में डांटते हुए उसने एक फाइल ली हानयांग के सिर पर फेंक दी और वह केवल वहां खामोशी से खड़ा होकर धीरे से बुदबुदाता रहा, मुझे माफ कर दो। दफ्तर में अपनी गलतियों पर सोचने को न कहा जाए, तब तक कोई और मुकदमा मत लेना।
समझे? ऐसे लोग सरकारी अफसर बन जाते हैं। वे अलग अलग न्यायाधीशों से मिलकर उन्हें प्रशिक्षु बना लेते हैं। मेरे सामने चिल्लाने वाला आदमी मुख्य न्यायाधीश लिम जोंग सिक है। 20 साल पहले वो जज थे और मैं सहायक, पर अब क्या हो रहा है कौन जाने। ली हानियन ने मन में सोचा। उसकी शक्ल देख गुस्सा बढ़ गया, सो चिल्लाया, अभी निकलो। ली हानियन को डांट सुनने से मना किया गया। वह जल्दी से गलियारे में भागे। इमारत के ऑफिस के अंत में शौचालय में ली हानियन दौड़ कर गए और शीशे में अपनी शक्ल देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं बहुत जवान हूं। मुझे झुर्रियां भी नहीं दिख रही हैं। ली हानियन ने अपना चेहरा छुआ और शीशे में अजीब लग रही आकृति को देखा। दाईं तरफ चाकू से कटने का कोई निशान भी नहीं है। फिर ली हानियन घबराकर समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। फोन स्क्रीन पर 11 अक्टूबर 2010 दिखा। यह 20 साल पहले है। युवा ली हानियन ने आश्चर्य और अविश्वास से भरी आंखों से स्क्रीन को देखा। उन्हें अभी के हर पल की याद आई। मुकदमे में युवा पार्क चुलबू का चेहरा, अपराधी किम सांग जिन का रोना, भीख मांगना, मृत्युदंड सुनाने की उनकी चिल्लाहट, और जैसे मुक्ति मिल गई हो वह संतोष। तो अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मन में लंबे समय से धूल में ढकी यादें अचानक रहस्यमय भिक्षु की आकृति और उसकी बातों के साथ फिर से उभर आईं। हो, लगता है आप मृतकों से उठकर इस देश को उलट पलट देंगे। जब समय आए सोच समझकर आगे बढ़ें। भिक्षु की बात मन में साफ थी। सब कुछ कल जैसा लग रहा था। ली हानियन ने धीरे धीरे खुद को संभाला और उपहास से हंसे। तो भिक्षु ने जो कहा वो सच था। क्या मैं भविष्य की यादों के साथ 20 साल पीछे आ गया हूं? मुझे लगा सब खत्म। पर क्या आप चाहते हैं कि मैं उन लंबी भावनाओं को फिर देखूं? ली हानियन ने सोचा और मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है, अब मौका है। मुझे योजना बनानी होगी और इंतजार करना फिर मैं आप सबसे एक एक कर निपटूंगा। ली हानियन ने ठान कर मुस्कुराया। रुको, अगर सब सच है। ली हानियन को अचानक उस महत्वपूर्ण समस्या का एहसास हुआ। उसने आईने में अपनी आकृति को घूरा और चुपके से कहा, साले, उसे मृत्युदंड दो। ली हानियन को अभी अभी हुए मुकदमे में मृत्युदंड की घोषणा और जज की डांट याद आई। तू हरामखोर, अपने सहायक न्यायाधीश के पद पर वापस जा। ली हानियन ने थके हुए और भ्रमित होकर बाथरूम के सिंक पर हाथ रख दिए। साले, मैंने शुरू से ध्यान क्यों नहीं दिया? उसने शिकायत की। मुझे यकीन नहीं कि पहले मुकदमे में ही गड़बड़ कर दी। और भले ही वह किम सांग जिन इतना बुरा है, मैं उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता जब उसने सिर्फ कुछ स्नैक्स ही चुराए हैं। मुझे कुछ करना होगा। गंभीरता से सोचा, पर अचानक खाली हाथ देखे। पर रुको, सोचते हुए, जांच रिपोर्ट। थक तेरी। उसे अपना वो पल याद आया जब उसने खुशी से हाथ फैलाकर जोर से हंसते हुए फाइलें उड़ा दी। धबतेरे की, ये क्या हो गया? ली हानियन घबराए हुए बाथरूम से भागे। उनके चेहरे पर उलझन थी। ये गड़बड़ी मुझे ही साफ करनी होगी। 20 साल पहले की घटनाएं, यादें धुंधली हैं। मुझे थोड़ा आराम करना होगा और याद करना होगा कि तब क्या हुआ था। हाँ, मेरा प्यारा कार्यालय, मैं आ गया हूँ। ली हानियन खुश होते हुए दरवाजा खोला, पर अचानक उनका चेहरा हैरानी और सदमे से भर गया। ली हानियन हैरान थे। भूरे बाल, बैंगनी आंखों वाला युवा सामने देख। उन्हें आता देख युवा खड़ा हो गया और पूछा, न्यायाधीश ली हानियन, आप ठीक हैं? मुख्य अधिकारी काफी नाराज दिख रहे हैं। ली हानियन, जो अभी तक संभल नहीं पाए थे, युवा को घूर कर बोले, तुम कमीने। अचानक गाली सुनकर भूरी बालों वाला युवा चौंक गया। क्या? तुमने क्या कहा? उसकी प्रतिक्रिया देख ली हानियन को एहसास हुआ, ये अतीत है। इसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ली हानियन केवल माफी मांग सके। ओह नहीं, मुझे माफ करना। वह धीरे धीरे अपनी चौका रखने के लिए अलमारी की ओर बढ़े। भूरी बालों वाला युवा 20 साल पहले का किम उसने ली हानियन को सांत्वना दी। वह बहुत समझदार नहीं है, पर आपकी बहुत परवाह करता है। सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखें। ली हानियन थकान से अपनी डेस्क चेयर पर झुक गए। यह सुनकर वह केवल कह सके, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रहा हूं। ली हानियन ने अपने बगल में खड़े युवा की ओर देखा और सोचा,
एक दयालु और गर्म मुस्कान सभी को खुश करने के लिए काफी है। जैसे लोग जो हालात संभालते हैं पसंद किए जाते हैं, पर मैं उनसे अलग हूं। तब वह बहुत निष्पक्ष था, लेकिन क्योंकि उस निष्पक्षता ने उसे शक्ति नहीं दी, वह बदल गया। और अब मैं जानता हूं कि तुम कैसे इंसान हो, किम यून ह्योक, एक समाजोपट जिसे बस सफल होना है। मैं उससे पहले की तरह खुल नहीं सकता था। ली हान यंग ने युवा को देखा और चुपचाप खुद से वादा किया। भविष्य में उसने जो किया, सोचकर ही हैरान हो गई। सोच में डूबे ली हान यंग ने अचानक कुछ देखा। उन्होंने किम यून ह्योक की मेज पर जांच फाइलों का मोटा बंडल देखा। अरे हाँ, ये किम सांग जिन की जांच फाइल है। सुना है तुमने कागज मुख्य द्वार पर फेंके, इसलिए प्रमुख ने तुम्हें मारा। मैंने सब वापस रखा, पर पता नहीं कुछ गायब है या नहीं। थोड़ा हैरान था। तुमने अनुमान लगाया कि वह चोरी नहीं, कुछ और करने गुस्सा। किम यून ह्योक ने फाइलों की ओर इशारा कर समझाया। ली हान यंग ने कहा, मैं फिर जांचूंगा। धन्यवाद। ली हान यंग प्रभावित थे कि किम यून ह्योक ने सारी फाइलें पढ़ी थीं। किम संग जिन के केस को फिर से लिखने की एक और वजह यह है कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो किम संग जिन 8 साल बाद गिरफ्तार होंगे और तब जज किम यून ह्योक अपने अनोखे फैसले के कारण बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। किम संग जिन के फैसले ने भटके किम यून ह्योक को एक बड़ा मौका दिया, जिससे उन्हें तुरंत पदोन्नति मिली। ली हान यंग ने उस युवा व्यक्ति को देखा और भविष्य की अपनी यादों को टटोलने लगे। हालांकि कई बातें सोच रहे थे, ली हान यंग ने केस फाइल लेने को हाथ बढ़ाया। वह मुस्कुराए और युवा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, धन्यवाद। पर मन में ली हान यंग ने सोचा, किम यून ह्योक, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। एक तेज ट्रेन में लोग शोर कर रहे थे। क्या चल रहा है? ओह, उस पागल जज ने चोर किम सांग जिन को सजा दी। मौत? क्या वो पागल है क्या? वो कौन है? वो न्यायाधीश ली हान यंग पागल ही होगा। क्या तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? मैं देखना चाहता हूं, वो कैसा दिखता है। लोगों की हंसी ठिठोली से न्यायाधीश ली हान यंग बहुत असहज और अपमानित महसूस कर रहे थे। उसने दांत भींचे, आंखें बंद कीं, हंसी और शक को नजरअंदाज किया। पर ली हान यंग ने शांत रहकर स्थिति का निरीक्षण किया। उसे पता था कि खोया सम्मान वापस पाने का तरीका सरल था। किम सांग जिन अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार हुआ, पर सच है, वो हत्या के लिए गुस्सा था। और 8 साल बाद किम सांग जिन के घर में फ्रिज में संरक्षित शरीर के टुकड़े मिले। उसे फिर से हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। ली हानयंग ने उस आदमी को याद किया और खुद से कहा, किम सांग जिन, इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं। पीछे मुड़कर उसे एहसास हुआ कि किम सांग जिन ने घटना से 2 दिन पहले किसी को मारा था और उसने शरीर के हिस्से फ्रिज में रखे होंगे। मुझे यही खोजना है। इस बार मुझे किम सांग जिन को गिरफ्तार करवाना है, ताकि कोई और निर्दोष पीड़ित न मरे और मैं एक मूर्ख से राष्ट्रीय नायक बन सकूं। अपार्टमेंट 1415 यह रहा। ली हानयंग किम सांग जिन के अपार्टमेंट पहुंचा, पर अचानक गेट पर खड़े व्यक्ति को देख चौंक गया। यह अभियोजक पार्क चुलवू है। दृश्य चंगनाम प्रांतीय न्यायालय में बदला। कैफेटेरिया में एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, न्यायाधीश ली हानयंग को हाल ही में काफी मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा होगा। मुख्य लिम जोंग सिक ने कहा, मैं खा रहा हूं। क्या तुम मेरी भूख खराब कर रहे हो? उसके लिए ठीक है, पर उसकी उम्मीद मत तोड़ो। हमारे पास इस काम के लिए पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है। अगर वह इस्तीफा देता है तो हम सबको परेशानी होगी। तुम जानते हो ना, यह लंच टाइम है और वह अभी तक यहाँ नहीं है। माफ कर दो। मुझे लगता है कि वह अपने कार्यों पर विचार कर रहा है। ने पूछा, क्या ली हानयंग ने कुछ कहा? आदमी ने फिर विनती की, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बस इस बार। मुख्य लिम जोंगसिक अनिच्छा से मान गए। ठीक है, इस बार उस मूर्ख हानयंग को माफ करूंगा। लंच के बाद वह चिड़चिड़े होकर ऑफिस लौटे, एक आदमी के साथ। ली हानयंग को ढूंढते हुए मुख्य किम यून ह्यूक खड़े हुए पर रोक दिए गए। वो मूर्ख ली हानयंग कहाँ है? किम यून ह्यूक हकलाते हुए बोले, शायद वो रेस्टोरेंट गया होगा। ये सुनकर मुख्य लिम जोंगसिक गुस्से में आ गए। क्या? रेस्टोरेंट गया? ये क्या बकवास है?
उसे अभी बुलाओ। ली हानियंग के लिए विनती कर रहे आदमी ने तुरंत फोन निकाला, पर अचानक कमरे में फोन बज उठा। सब चौंक गए। ये क्या था? ये आवाज कहाँ से है? आवाज सुनकर उन्होंने दराज खोली और लॉकर में ली हानियंग का फोन मिला। आह, वो फोन भूल गया। उसे गलतियों पर विचार करना था। पर मेरी अनुमति बिना कार्यालय छोड़ने की हिम्मत कैसे की? और फोन भूलने की भी। कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तैयार रहने को कहो। लौटने पर उसे परिणाम भुगतने होंगे। लिम जूंग से गुस्से में चिल्लाकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे में गहरे नीले बालों वाले आदमी ने निराशा से सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ली हानियंग क्या कर रहा है? किम यून ह्युक मुस्कुराए और बोले, मैं उसे रोक न सका। लगता है कुछ जरूरी काम है। मैं उसकी जगह संभाल लूंगा। वापस उसी मोहल्ले में जहां किम सांग जिन का घर स्थित था। न्यायाधीश खुद यहाँ क्यों है? अभियोजक पार्क चुलवू ने ली हानियंग को आश्चर्य से पूछा। ओह, मुझे यहाँ अपराध स्थल की जांच करने वाला समझे, ली हानियंग ने जवाब दिया। लेकिन यह किम सैंग जिन का घर है, अपराध स्थल यहाँ नहीं है। यह तो स्टेशन के बिल्कुल पास है, न्यायाधीश महोदय। मैं यहाँ उस चीज को खोजने के लिए आया हूँ जो आपको अपराध स्थल पर नहीं मिल पाई थी। मैं यहाँ प्रतिवादी के घर की जांच करने आया हूँ क्योंकि आपने कहा था कि सबूत पर्याप्त नहीं थे। मैंने अपराध स्थल की जांच कर ली है, पर मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये सुन ली हानियंग ने पूछा, क्या तलाशी वारंट है? नहीं। अगर आप चाहें तो मैं अपराधी के घर की तलाशी के लिए वारंट ला सकता हूँ, न्यायाधीश। ली हानियंग एक पल के लिए चुप रहे, फिर शांति से बोले, मुझ पर नजर रखी जा रही है। युवा पार्क चुलबू ने आश्चर्य से कहा, सुना है छोटे मामले पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? और भी महत्वपूर्ण मामले हैं, माननीय। युवा पार्क चुलबू ने बेबस होकर ली हानियंग को देखा और मन ही मन कहा, यह किसी की नहीं सुनता, है ना? आत्मदया के बाद पार्क चुलबू ने कहा, वकील ने कहा कि अगर यह मामला ठीक से चला तो इतनी समस्याएं नहीं होंगी। आप पर आरोप है। रुकिए, न्यायाधीश। लेकिन ली हानियंग ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, अभियोजक, क्या आप मेरे लिए दरवाजा तोड़ सकते हैं? पार्क चुलबू घबरा गए। आप क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश? अगर हम अब रुक गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ली हानियंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, हे भगवान, क्यों मैं? मुझे इसमें मत खींचो। पार्क चुलबू ने थके हुए अंदाज में आह भरी। यह बाथरूम की खिड़की है ना? शायद हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ली हानियंग ने खिड़की के साथ के घर में घुसने का प्लान बना रहे हैं? नहीं, अजीब है, न्यायाधीश, ये खुल नहीं रही। क्या धक्का दें? ली हानियंग ने पूछा। अभियोजक पार्क चुलबू बोले, नहीं, ऐसे हिलाते रहे तो खिड़की खुल जाएगी। तो ये कहकर अभियोजक ने तेजी से अंदर जाकर खिड़की उठा दी। हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा हूँ? काम होता देख ली हानियंग चुपके से मुस्कुराए और बोले, शानदार काम किया। अब वह साथी है। क्या आप सच में अंदर जा रहे हैं? पार्क चुलबू ने सोचा, आपने खिड़की तोड़ी है तो भला मैं अंदर क्यों न जाऊं? कोई बात नहीं, हम इस मुकाम तक आ ही गए हैं। मैं आपकी बात भली भांति समझता हूं। आज की सुर्खी पागल न्यायाधीश, कल की होगी न्यायाधीश चोर। पार्क चुलबू ने खिड़की पकड़े बुदबुदाया। अरे अभियोजक फायरफ्लाई, अगर मुझे कुछ मिला तो तुम्हें भी फायदा होगा, ली हानियंग ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर युवा पार्क चुलबू और भी उलझ गया। ली हानियंग ने उसे अनदेखा कर खिड़की से घर में घुस गया। वह सावधानी से टटोलता रहा, कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज न हो। फिर ली हानियंग धीरे धीरे उस छोटे रसोई घर की तरफ बढ़ा और अंधेरे में खड़े उस सफेद 3 मंजिला रेफ्रिजरेटर को देखकर बहुत खुश हुआ। वह फ्रिज के पास गया, दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और खुद से कहा, यह रहा। यकीन नहीं कि मैं पीड़ित के अंग अपनी आंखों से देख रहा हूं जो सिर्फ तस्वीरों में देखे थे। हिम्मत रखो, ली हानियंग, ये बस एक शव है। उसने खुद को दिलासा दिया। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो क्या न्यायाधीश बने रह सकते हो? खोलो। ली हानियंग ने मुंह ढका और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला। पर उसकी उम्मीदों से उलट फ्रिज में कुछ नहीं था। ली हानियंग हक्का बक्का रह गया। यह क्या? रेफ्रिजरेटर में कुछ नहीं था। उसने सभी खाने खोले, पर कुछ नहीं मिला। यह तो बिल्कुल खाली रेफ्रिजरेटर है। यह देखकर पार्क चुलबू ने खिड़की से फिर चिल्लाया,
अरे न्यायाधीश महोदय, क्या आप यह जांच रहे हैं कि किम सांग जिन सचमुच भूखा है या नहीं? रुक जाओ, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं रिपोर्ट करूं। ली हानिन ने अनदेखा किया। फ्रिज को घूरता रहा। अब क्या करूं? ओह, खा चुके हो तो जाओ। दूसरों की चीजें मत छुओ। पार्क चोवू की आवाज गूंज उठी। अगर तुम ऐसा करते रहे तो लोग शिकायत करेंगे। यह सिरदर्द है। न्यायाधीश, क्या आप सुन रहे हैं? पार्क चोवू ने पुकारा। ली हानियन रसोई में मूर्ति सा खड़ा था। मैंने फैसले में पढ़ा था, उसने सेंधमारी से 2 दिन पहले ही पीड़ित को मार दिया था। किम सांग जिन ने शव फ्रिज में ही रखा होगा। उसे कहीं और रखने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ कुछ नहीं है। ये यहाँ क्यों नहीं है? ली हानियन ने घबराकर पूछा। ये मुझे पागल कर रहा है। नहीं, या उसने इसे कहीं और रखा था। अगर ऐसा है तो मैं सीसीटीवी से जगह का पता लगा सकता हूं। ली हानियन ने सोचते हुए सिर रगड़ा। रसोई से बाहर जाने को मुड़ा, पर दुर्भाग्य से यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं थे। सोच में डूबे ली हानियंग ने अचानक एक लाल स्प्रे कैन पर पांव रख दिया। अचानक गिरने से ली हानियंग का संतुलन बिगड़ा और वह पीछे झुका, जिससे कई स्प्रे कैन गिरे। वह चौंक गया। हे न्यायाधीश, आप क्या कर रहे हैं? पार्क चोवू चिंतित था। गिरे हुए स्प्रे कैन जमीन पर गिरकर आवाजें करने लगे। प्रोसिक्यूटर पार्क चोवू स्प्रे कैन पर ब्रांड साफ देख सकता था, जो उसे चौंका गया। यह एक लाल स्प्रे कैन था जिसका डिजाइन बहुत खास था। क्या वह लॉक स्प्रे नहीं है? मेज पर इतने सारे लॉक स्प्रे क्यों हैं? पार्क चोवू ने सोचा। और ली हानियंग भी इन्हें देखकर स्तब्ध थे। उसके दिल में उसने उत्सुकता से चिल्लाया। मिल गया। उसने मेजपोश हटाया, स्प्रे कैन बिखेर दिए, और नीचे एक और फ्रिज था। ली हानियंग को कुछ मिला था, इसलिए पार्क चोवू देख रहा था। अब किम सांग जिन का मामला खत्म करते हैं, ली हानियंग ने खुद से कहा। फिर उसने फ्रिज खोलने के लिए हाथ डाला। जैसा सोचा था, ली हानियंग ने फ्रिज में मिली चीज को गंभीरता से देखा। कुछ देर बाद प्रोसिक्यूटर पार्क चोवू ने ठुड्डी छूकर कहा, हाँ, मैं इस पर मुफ्त में जीऊंगा। प्रोसिक्यूटर पार्क चोवू अपने नियमों से जीता था और इसकी कीमत उसने सफलता की राह पर खड़े न हो पाने में चुकाई। मगर जब उसकी दुर्घटना में मौत हुई तो समाज के अलग अलग हिस्सों से कई लोग अंतिम संस्कार में आए। मतलब उसके पास सोचे से ज्यादा संपर्क हैं। ली हानियंग ने उस युवा को देखा। फिर ली हानियंग बोले, मान लो यह प्रोसिक्यूटर किम जीना से तुलना का परीक्षण है। पार्क चोवू की उलझन भरी नजरों के सामने ली हानियंग ने उस लड़की की छवि सोची, जिसने चेयरमैन जंग ताइसिक को घेरा था। वह प्रोसिक्यूटर किम जीना है। चीफ लिम जोंग सिक के ऑफिस में फोन बजा। कौन है? मैनेजर चॉय। आप ली हानियंग को ढूंढ रहे हैं क्या? हकलाओ मत, जल्दी बोलो, मुख्य न्यायाधीश ने कहा। दूसरी तरफ से जो कहा गया उसने मुख्य न्यायाधीश को चौंका दिया। क्या किम सांग जिन सीरियल किलर है? क्या? ली हानियंग खुद। यह कैसे हो सकता है? उसे तुरंत यहां आने को कहो। वह खुद सबूत ढूंढने कौन होता है? वह गुस्से से चिल्लाए। चुप। उसे जज पद से इस्तीफा देकर जासूस बनने को कहो। उसे अभी यहां लाओ। चीफ लिम जोंगसिक की गुस्से भरी आवाज फिर गलियारे में गूंजी। फोन रखकर लिम जोंगसिक ने थकान से सिर रगड़ा। वह पागल। वह ऐसा क्यों करता? किम सांगजिन के घर पुलिस ने तुरंत टेप लगाकर जगह सील कर दी। कई लोग देखने आए, पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जज ली हानियंग नेतृत्व कर रहे थे। दीवार के सहारे उल्टी कर रहा था। सड़क पर ऐसे उल्टी न करें। मुझे भी उल्टी आ रही है, पार्क चोवू ने नाक ढककर कहा। ली हानियंग उल्टी करता रहा, जिससे बगल का पुलिसकर्मी असहज हुआ। न्यायाधीश, अगर आप यहां ऐसा करेंगे, अभियोजक पार्क चोवू ने पुकारा। उसे सुनकर ली हानियंग ने मितली रोक सिर घुमा पूछा, क्या किम सांग जिन हत्यारा है? तुम्हें ये कैसे पता चला? सबूतों ने बताया। बस, और कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने तुम्हें काफी सबूत दिए हैं। ये सुन पार्क चोवू हैरान रह गया। क्या सबूत? लेकिन न्यायाधीश महोदय, अब मैं और क्या कहूं? मैंने इतना कर दिया है, तो अभियोजक को ही सब कुछ खुद खत्म करना चाहिए।
अभियोजक पार्क चिल्वू, क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? ली हानियांग ने पार्क चिल्वू को देखा और उस लड़की की छवि याद की और सोचा, अगर तुम पुराने रास्ते पर चलते रहे तो मेरे लिए और लोग ढूंढो। ढलते सूरज के नीचे ली हानियांग ने पूछा, क्या तुम जानते हो वह लड़की कौन है? क्या? गेटकीपर से सुना है। वह बहुत सुंदर है। क्या गलत है? क्या तुम उससे संपर्क कर रहे हो क्योंकि वह सुंदर है? तो न्यायाधीश को भी औरतों में दिलचस्पी है। इस पल ली हानियांग जम गया। मुझे कहने को कुछ नहीं सूझ रहा। बस शर्मिंदा चेहरा बनाओ और चले जाओ। मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ ये खबर देखो। न्यायाधीश ने चोर को मौत की सजा सुनाई। ये आज की सुर्खी है। आपका क्या ख्याल है? चीफ लिम जोंग सिक ने अखबार ली हानियांग को थमाया। सामने बैठे ली हानियांग सिर झुकाकर सिर्फ माफी मांग सके। पर कल क्या कोई बड़ी खबर होगी? चुंगनाम के न्यायाधीश ली हानियांग ने सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। किम सांग जिन की पहचान कैसे पता चली? ये सुनकर ली हानियांग तुरंत बोले, आपकी वजह से, चीफ। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सही कहा। मरते दम तक कृतज्ञता मत, और अगर कल इंटरव्यू हो तो जो कहा वही कहना। ली हानियांग ने फौरन पीठ सीधी की। समझ गया। पर अच्छी और बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनोगे? मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, ठीक है, पहले बुरी खबर सुनो। तुमने खुद सबूत पाया है, इसलिए इस मुकदमे के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते। तुम ये जानते हो, है ना? उदास मत हो। ये सुनकर ली हानियांग ने कहा, हाँ, मुझे पता है। पर दिल में सोचा, यह मुकदमा मेरे स्तर से ऊपर है, इसलिए आपको ही इस सीरियल मर्डर केस की अध्यक्षता करनी होगी। यह थोड़ा शर्मनाक है पर बहुत स्पष्ट है। तो अच्छी खबर क्या है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैंने यह मामला चीफ जस्टिस को बताया है और वह बहुत खुश हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ली हानियांग यह सुनकर चकित रह गए और सोचा, मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट। अगर मुझे सही याद है तो वो बेकिसुख हैं। हाँ, क्या मैंने गलत सुना? फिर दृश्य एक गरिमामय सफेद बालों वाले व्यक्ति की ओर गया। उन्होंने सामने वाले को देखा और पूछा, जज ली हानियांग, है ना? ये न्यायपालिका के बेकिसुख थे, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के बगल में ली हानियांग और लिम जोंग सिक बैठे थे। मैं आपराधिक जांच का प्रभारी हूं। वह इंटर्नशिप से ही विचारशील रहे हैं। मुख्य ने ली हानियांग को मुख्य न्यायाधीश से मिलवाया। ली हानियांग ने भी उस गरिमामय व्यक्ति को देखकर उसे याद करने की कोशिश की। चूंकि मैं कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, यहाँ चुंगनाम जिला अदालत बस एक गुजरता हुआ अनुभव है, और आप एक प्रसिद्ध न्यायाधीश हैं जिनके अपने फैसले हैं। यह मेरे करियर के रास्ते पर बहुत असर डालता है। उन्होंने सामने खड़े मजबूत आभा वाले व्यक्ति को फिर से देखा। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश वैकेंसू के बारे में याद की गई सभी जानकारी का उपयोग करके सही उत्तर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने गोकू को देखा और कहा, इतना बड़ा मामला हल करने वाले युवा न्यायाधीश को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, है ना? तुम क्या चाहते हो, चाहे मुझे छुट्टी हो या कुछ और? यह सुनकर ली हानियांग ने भी गंभीर चेहरा बनाया, धीरे से अपने हाथ को अपने सीने पर उठाया और कहा, किम सांग जिन का परीक्षण, मैं इसे खुद खत्म करना चाहता हूं। यह सुनकर मुख्य न्यायाधीश वैकेंसूक ने भी सावधानीपूर्वक सामने खड़े युवा व्यक्ति की ऊंची, मजबूत और दृढ़ उपस्थिति को देखा। ली हानियांग का जवाब सुनकर मुख्य न्यायाधीश लिम जोंग सिक, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रमोट करूं, है ना? मुख्य न्यायाधीश ने गहरी सोच से पूछा और गर्म चाय का कप उठाया। मुझे आपकी बात माननी चाहिए, पर यह बहुत कठिन है। उन्होंने कप देखा और कहा, नहीं मुख्य न्यायाधीश, मैं प्रशिक्षु न्यायाधीश ही रहूंगा, ली हानियांग ने उत्तर दिया। यह सुनकर मुख्य न्यायाधीश वैकेंसूक हैरान थे। प्रशिक्षु न्यायाधीश, एक परीक्षण को स्वतंत्र और पैनल में बांटा जा सकता है। स्वतंत्र परीक्षण में एक ही न्यायाधीश मामले का फैसला सुनाता है। परीक्षण पैनल में शीर्ष पर एक अध्यक्ष न्यायाधीश होता है और नीचे मुख्य न्यायाधीश व दो अन्य न्यायाधीश होते हैं जो काम संभालते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम वापस बीए में जाकर उस मुकदमे को स्वयं ही पूरा करना चाहते हो, ठीक है ना? ध्यान दें, बीए का मतलब है परीक्षण से जुड़े लोगों जैसे न्यायाधीश या जूरी सदस्यों के लिए सीमित क्षेत्र। ली हानियांग ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, कृपया इसे मंजूरी दें।
मुख्य न्यायाधीश ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, यही तो आपको अपनी स्थिति से चिपके रहने के बजाय विश्वास और तर्क से काम करना होगा। ये सुनकर ली हानियन खुश हुआ। बहुत बढ़िया, सफलता। न्यायाधीश ली हानियन, आप किम सांग जिन के मुकदमे की अध्यक्षता कर सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश लिम जोंग सिक अध्यक्ष होंगे। मुख्य न्यायाधीश की घोषणा सुनकर दोनों मुख्य न्यायाधीश लिम जोंग सिक और ली हानियन ने अपनी पीठ सीधी की और गंभीरता से जवाब दिया, आपकी स्वीकृति के लिए धन्यवाद। दोनों की गंभीर उपस्थिति देखकर वह मुस्कुराया। ठीक है, वह खुशी से हंसे। मैं काफी समय से मैं हमेशा व्यस्त रहने का बहाना बनाकर युवा न्यायाधीशों से मिलने से बचता रहा हूं, इसलिए आज आप जैसे युवा उत्साही न्यायाधीश से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश लिम जोंग सिक की ओर देखा और निर्देश दिया, मुख्य न्यायाधीश लिम, इनका अच्छे से ख्याल रखना। यह सुनकर मुख्य न्यायाधीश मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने बाहर से अंदर से नाराज थे। हाँ, मुझे सौंप दें। सूरज चमकना बंद हो गया था। दोपहर की धूप से पूरा भवन गर्म रंग में ढका था, कोमल और सुंदर लग रहा था। मुख्य न्यायाधीश ऊपर से शहर को देख रहे थे। अचानक बोले, परियोजना की जांच अंतर्ज्ञान पर करें। मुख्य न्यायाधीश लिम जोंग सिक ने पूछा, क्या आप आध्यात्मिक मामले की बात कर रहे हैं? न्यायाधीश, अंतर्ज्ञान पर मामलों को आध्यात्मिक मामला कहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे जटिल केस ली हानियन को दो, बे किम सूक ने कहा। यह सुनकर मुख्य न्यायाधीश चौंककर आंखें फाड़कर देखने लगे। क्या? न्यायाधीश बे किम सूक ने कुछ नहीं कहा, बस शहर को देखते रहे और सोचा कि उन्हें ली हानियन का जज्बा पसंद है। उसी पल ली हानियन अपनी डेस्क पर फाइलें देख रहे थे और मुस्कुराए। मिल गया, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मुख्य न्यायाधीश ने मन में कहा। चुंगनाम जिला न्यायालय मुख्यालय में हरे पेड़ों से घिरे भवन के साथ कार्यालय में ली हानियन की आवाज, शिकायत सुनी गई। यह कुछ मार रहा है। ये सुनकर किम ह्यूंजू ने पूछा, सुना है तुम्हें मुश्किल हो रही है। मुझे किम सांग जिन मामले के कागजात पूरे करने हैं। क्या तुम्हें सिरदर्द है? ली हानियन दस्तावेजों के ढेर के साथ टेबल पर लेट गए और सोचा, किम ह्यूंजू को राहत मिलनी चाहिए यह जानकर कि उसे इतने सारे दस्तावेज मिल रहे हैं। इन उद्योगों में आराम का समय को थका देख किम ह्यूंजू ने पूछा, कॉफी चाहिए? यह हत्या का मामला है, पर इसके पास बहुत बीमा धन है। क्या ये 12 पॉलिसी उस लड़की के नाम पर है? किम ह्यूंजू ने कॉफी बनाते हुए पूछा, फिर ली हानियन को दी। ली हानियन ने कॉफी देखी, आह भरी और सब फिर से पढ़ा। क्या तुम चाहते हो कि मैं सब बिगाड़ दूं? हालांकि उन्होंने सोचा, ली हानियन ने कहा, धन्यवाद। ली हानियन ने युवा व्यक्ति को देखा और सोचा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है। अचानक ली हानियन मुस्कुराए। रात में एक सफेद कार सड़क पर दौड़ी। पहिए सड़क पर तेजी से रगड़ खा रहे थे, चिंगारियां निकल रही थीं। कार की गति और बढ़ गई, उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। फिर अचानक कार बेकाबू होकर बाट से टकरा गई। फिर कार सीधे उड़कर शांत पानी में जा गिरी। ली हानियन अपने आईपैड पर इस पूरे मामले का अवलोकन पढ़ रहे थे। रात करीब 1 बजे वह कार हाईवे पर तेजी से चली और अचानक रेलिंग से टकराकर पानी में गिर गई। ड्राइवर पार्क ह्यूक चुल सिगरेट पीने खुली खिड़की से भागा, पर यात्री सीट पर बैठी किम सन ही की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद किम सन ही के परिवार ने बॉयफ्रेंड पार्क ह्यूक चुल पर हत्या का मुकदमा किया। दुर्घटना से पहले किम सन ही और पार्क ह्यूक चुल अलग हुए थे, पर पार्क ह्यूक चुल लगातार किम सन ही से मिलता रहा। वह स्टॉकर जैसा था और धमकी देता था कि अगर वह उससे फिर नहीं मिली तो वह उसे मार देगा। फोन पर मैसेज था, अगर हम फिर नहीं मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जांच में यह भी पता चला कि किम सन ही के नाम पर 12 जीवन बीमा पॉलिसियां थीं और कुल 800 बिलियन वॉन बीमा धन पार्क ह्यूक चुल को मिलना था। उस दिन फैसले में अभियोजक ने कहा कि पार्क ह्यूक चुल ने बीमा धन के लिए किम सन ही को मारा, जबकि उसके वकील ने कहा कि दुर्घटना से पहले वे फिर से मिल गए थे। किम सन ही की मौत के बाद इस सदमे से पार्क ह्यूक चुल अवसाद में चला गया। और इसके अलावा वकील ने तर्क दिया कि बीमा धन के लिए हत्या की योजना अनुचित थी क्योंकि पार्क ह्यूक चुल की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी। आखिरकार अध्यक्ष ने पार्क ह्यूक चुल और उसके वकील से सहमति जताकर उसे निर्दोष घोषित कर दिया।
उस समय काफी शोर था। कई लोग चिल्ला रहे थे कि यह महिला के लिए अनुचित और दयनीय था। ली हानियंग को लगा मामला खत्म, पर 1 साल बाद ये केस फिर से खुल गया। सारे फैसले पलट गए। दुनिया पागल खाने सी हो गई। ये समझना मुश्किल नहीं कि मुख्य न्यायाधीश बैक इन सुक, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में देखना चाहते थे, बहुत गुस्से में थे। यह मामला मुझे अच्छे से याद है और परिणाम जल्द आ रहे हैं। ली हानियंग अपनी कार में सड़क किनारे खड़े होकर सोच रहे थे। पर मुझे अब इस मामले के सटीक समाधान की चिंता नहीं, बल्कि यह समाधान मुख्य न्यायाधीश बैक इन सुक को भी संतुष्ट करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बैक इन सुक मुझे क्यों परख रहे हैं? वे मुझे आंक रहे हैं कि क्या वे मुझे शिकारी या पालतू कुत्ते की तरह पालते हैं। वैसे भी मैं मुख्य न्यायाधीश बैक इन सुक का ध्यान खींचूंगा और उनकी दुनिया में जाऊंगा। क्या मैं शिकारी कुत्ता बन सकता हूँ? मुख्य न्यायाधीश ने अपने हाथ में पिल्ले से पूछा। अचानक फोन बजा, ली हानियंग के विचारों को काटते हुए। हाँ मुख्य, मैं ही हूँ। ली हानियंग ने फोन उठाया। क्या तुम घटनास्थल पर ही हो, ली हानियंग? हाँ, यह मामला बहुत जटिल है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे घटनास्थल पर फिर से जाना चाहिए। हर बार जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे क्यों लगता है कि कोई टिक टिक करता हुआ बम है। माफ करना। ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुख्य, ठीक होना न्यूनतम है, पर मुझे चिंता है। परीक्षण से पहले परिणाम दिखाना। मैं देखूंगा कि कुछ भी छूटा तो नहीं है। मुख्य ने फोन में चिल्लाया, जिससे ली हानियंग ने फोन दूर कर लिया। यह पहले की तरह नहीं होगा, ज्यादा लालची मत बनो, समझे? उसने चेताया। ली हानियंग मुस्कुराया और बोला, हाँ धन्यवाद, समझ गया। फोन कट गया। उसने शिटहेड नाम देखा और मन ही मन कहा, मूर्ख। पिछले जीवन में वह हमेशा गुस्से वाला डरावना था और अब भी वैसा ही है ना? मुझे अब अपने पिछले जीवन में अपनी भावनाओं पर विचार न करने का कोई अफसोस नहीं है। अरे, इस अदालत में खड़े होने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश बेकी सियोक इस बार फिर हमारा मूल्यांकन करेंगी, तो चलो आगे बढ़ें और उस जीवन रेखा को एक साथ पकड़ें। ली हानियंग। ली हानियंग ने एक संकल्प किया, पर अचानक उसका आत्मविश्वास भरा चेहरा जम गया। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? चीजों को नाटकीय ढंग से उजागर करना जरूरी है, पर मुझे पता ही नहीं क्या करूं। ली हानियंग निराशा में सिर खुजलाने लगा। अचानक एक पीली कार आई, जिस पर उसकी नजर पड़ी। कार रुकी और एक परिचित जूते पहने व्यक्ति बाहर आया। कार से बाहर आने वाली लड़की ने स्पोर्टी कपड़े और लाल बैग पहना था। उसने कार से बाहर निकलते ही पूछा, अरे, क्या तुम जासूस हो? क्या तुम जासूस हो? लड़की ने पूछा। उसकी आंखें चश्मे के पीछे बड़ी और मासूम थीं। ली हानिंग सवाल सुनकर हैरान था। जासूस? लड़की पास आकर बोली, तुम जासूस हो, है ना? ली हानिंग चुप रहा। उसने लड़की को देखा और सोचा, यह कौन है? यह अचानक कहां से आई और मुझसे सवाल पूछने लगी? मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ली हानिंग की सतर्कता देख लड़की मुस्कुराई। कार्ड दे परिचय दिया। गलत मत समझना, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली। मैं सोंग नायून हूं, द ड्रीम डेली की रिपोर्टर। सोंग नायून, सोंग नायून। ली हानिंग ने कार्ड लेते हुए नाम दोहराया। तभी लड़की ने शर्माकर कहा, मुझे पता है जासूसों को रिपोर्टर पसंद नहीं होते, इसलिए। उसकी मुस्कान देख ली हानियंग को राहत मिली, क्योंकि उसे याद आया कि उसने उसे कहाँ देखा था। पिछले जीवन में जज के तौर पर वह ड्रीम डेली के सामाजिक मामलों के विभाग के कानूनी टीम के नेता थे। वे अक्सर नहीं मिलते थे, पर रिश्ता अच्छा था। सोचते हुए, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थी, वह महिला जो अपने करियर के लिए पूरी तरह समर्पित थी। अब वो इतनी अनजान क्यों दिखती है? ली हानिंग ने सोचा। रुको, क्या रिपोर्टर सोंग नायून के पिता किसी मामले में शामिल थे? पर वो यहाँ क्यों है? लाखों सवाल थे, पर ली हानिंग मुस्कुराकर बोले, मैं ली हानिंग हूँ। लड़की ने तुरंत पूछा, क्या आप किम सुनही के मामले के लिए यहाँ हैं? ली हानिंग उसके सवाल से हैरान थे। किम सुनही? किम सुनही रबर बैंड यंग की गर्लफ्रेंड है, रिपोर्टर ने उसका उलझा चेहरा देख कहा। पर आपके कार्ड पर तो आप वित्तीय रिपोर्टर हैं। आप आपराधिक मामलों में क्यों रुचि रखते हैं? ली हानिंग ने पूछा। मुझे पता था। मैंने आपको अपना कार्ड क्यों दिया? लड़की ने माथा थपथपाया। उसे यूं देखकर ली हानिंग ने सोचा,
क्या वह वही है? उसका रवैया एकदम अलग है। रिपोर्टर सॉन्ग नायून ने कहा। हाँ, मैं रिपोर्टर। मेरे दोस्त की मौत दुखद और अन्यायपूर्ण थी। ली हानियन हैरान हुए। तो रिपोर्टर सॉन्ग नायोन किम सन ही की दोस्त हैं? मैं भी पुलिस जांच के बारे में उत्सुक हूं, इसलिए समय मिलने पर अपराध स्थल पर जांच करने जाता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जांच किस तरह आगे बढ़ रही है। मैं इसे गुप्त रखूंगी। कृपया मुझे बताएं। मुझे लगता है मैं डेस्क के बजाय मौके पर बेहतर हूं। मैंने इस मामले को सुलझाने का तरीका ढूंढ लिया है। ली हानियंग ने लड़की को देखा और सोचा। ली हानियंग ने सोचते हुए ठुड्डी सहलाई। रिपोर्टर सॉन्ग नायोन को देखा और बोले, अभी कोई नई खोज नहीं हुई, और तुम्हारी मदद से यह बदल सकता है। रिपोर्टर हैरान दिखी। बोली, मैं? सिर्फ मेरी मदद चाहिए। क्या तुम कोई ऑनलाइन समाचार कंपनी जानती हो? हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ जगहें जानती हूँ। भले ही छोटी कंपनी हो, मैं चाहता हूं कि किम सन ही पर एक लेख छपे। ली हानियंग ने अनुरोध किया। चूंकि वह रिपोर्टर थी, सॉन्ग नायोन ने सहमति दी। ठीक है, मैं किसी को जानती हूं जो मदद कर सकता है। इस पर ली हानियंग झिझके, फिर पूछा, यह थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन क्या तुम किम सन ही के परिवार के करीब हो? चुंगनांग प्रांतीय न्यायालय कार्यालय में अभियोजकों और न्यायाधीशों का समूह गलियारे में हंसते मजाक करते हुए इकट्ठा था, जिससे शोरगुल था। ली हानियंग बैग के साथ चलते हुए समूह को देखकर आह भरी। ये फिर से एक साथ क्यों हैं? इस समय समूह ने ली हानियंग पर ध्यान दिया और उसे पुकारने और चिढ़ाने लगे। अरे, ली हानियंग यहाँ है। सुना है उसे ओपर्ट केस मिला है। मैं वाकई उत्सुक हूँ। क्या होगा अगर वह डर कर भाग जाए? ली हानियंग ने शोरगुल करते लोगों को बेबस देखा, सांस ली और सोचा, ये लोग न्यायाधीश कैसे बने? ली हानियंग के भाव देखकर एक मोटे और गुस्से वाले न्यायाधीश ने कहा, अले, ली हानियंग, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम कमीने। वह ली हानियंग के पास गया और गाली देने लगा। ली हानियंग चुप रहा, बस सोच रहा था, यह आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है? वह सहायक न्यायाधीश ली जंगून था, जिसे पद से हटाया जाने वाला था। जब मैं छोटा था, धमकियों से बहुत डरता था, पर अब इन लोगों से बहुत बड़ा हूं। यह सोचते हुए ली हानियंग शांत भाव से जज की ओर मुड़े और कहा, ठीक से बात कीजिए। हम न्यायाधीश हैं। उनके शब्दों ने जंगूल को हक्का बक्का कर दिया। क्या? निराश होकर उसने ली हानियंग का हाथ पकड़ लिया। उसे गुस्से से देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? ली हानियंग मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा कर्तव्य गरिमा बनाए रखना है? यह कहना शर्मनाक है, पर तुम में गरिमा नहीं है। ली हानियंग की बात से वह गुस्सा हुआ और चिल्लाया, क्या? तुम सोचते हो मैं बिना गरिमा का हूं? तुमने समाज को नहीं सीखा। किससे सीखा तुमने यह सब, बदमाश? उसने यह सब मुझसे सीखा है। यह मुख्य अभियोजक लिम जुंग सिक थे, गंभीर और असहज भाव के साथ। मुख्य अभियोजक आगे बढ़े, मोटे न्यायाधीश को देखा और डांटा, वह सही है। गरिमा बनाए रखो और वजन घटाओ। कभी आक्रामक ली जंगून अब डरपोक और माफी मांगने वाला था। जी सर। मुख्य अभियोजक और ली हानियन बात करते हुए चले गए। निराश मोटा न्यायाधीश वहीं खड़ा रह गया। मुख्य अभियोजक ने पूछा, मौका कैसा था? क्या कुछ मिला? लगता है पुलिस ने जांच में कुछ छोड़ा। सच में? बात सुन दोनों को देख मोटा जज वी जंगून गुस्से में दांत पीस रहा था, पर कह कुछ ना पाया। मुख्य लॉबी में कंपनी के लोगों के साथ खाली कुर्सियों की कतारें। किम मिन ह्यूक वेंडिंग मशीन के पास खड़े मोटे जज ली यूनकुन से पूछ रहा था, जो उदास बैठा था, सोडा चाहिए? ली यूनकुन ने सिर हिलाया। एक ठंडा दे दो। वो बैठा था, होंठ चबा रहा था। ली हानडोंग का आत्मविश्वास याद कर रहा था, खासकर जब उसने कहा कि पुलिस ने जांच में कुछ छोड़ा है। वो कमीना बहुत अकड़ रहा है। मैं उसका क्या करूं? क्या उसे मार दूं? यूनकुन खुद से बड़बड़ाता रहा। यह देख किम मिन ह्यूक मुस्कुराया और बोला, शायद वह किमची की इसके बाद तनाव में है। यह सुनकर ली यूनकुन और चिढ़ गया। सिर्फ उसे ही क्यों मिलता है गुप्त केस? क्यों वे सब कुछ उस कमीने को सौंप देते हैं? किम मिन ह्यूक ने ठंडा सोडा मोटे जज को दिया और कहा,
शायद इसलिए कि मुख्य जज ने उसे खुद मांगा था। जज ली हानदुंग से दोस्ती अच्छी है, भले ही वह सीधे बात करते हैं, किम मिन ह्युक ने समझाया। यह सुनकर मोटे जज ने कोका कोला का घूंट लिया और चिल्लाया, बस करो, ये अच्छी बातें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। किम मिन ह्युक ने कुछ नहीं कहा, बस हैरान था। ऑफिस में कीबोर्ड की आवाज बहुत सुखद लग रही थी। ली हानदुंग कंप्यूटर पर दस्तावेज टाइप कर रहे थे और मामले के विवरण देख रहे थे। तभी किम मिन ह्युक आए और बोले, ओह, काम कर रहे हैं, क्या आप व्यस्त हैं? ली हानदुंग ने देखा, नहीं, आगे बढ़ो। किम मिन ह्युक पास आए। ली हानदुंग ने याद दिलाया, जज ली यूंगकुन बहुत गुस्से में है। अगली बार आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। ली हानदुंग ने स्क्रीन पर देखते हुए धीरे से कहा, ओह, चिंता के लिए धन्यवाद। किम मिन ह्युक ने मेज पर ठंडा कोका कोला रखा और पूछा, मैंने सुना है आपने कुछ देखा था, क्या था वो? यह सुनकर ली हानदुंग ने गहरी नजरों से देखा। पीड़ित के दोस्त से मिला और अभी मैं ली यूंगकुन के सामने बस दिखावा कर रहा था। अचानक ली हानदुंग का फोन जोर से बज उठा। उसने कॉलर देखा, बुदबुदाया, आ गया। फोन उठाया, हेलो, ली हानदुंग। दूसरी ओर से लड़की की आवाज आई, डिटेक्टिव, आपका मांगा लेख छप गया, जाकर देखिए। धन्यवाद, आपने जल्दी खत्म किया। ली हानदुंग ने लेख का शीर्षक देखा, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को 800 मिलियन इंश्योरेंस मनी के लिए मारा। रिपोर्टर सॉन्ग नायंग ने पूछा, लेकिन क्या बात बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता कोई इसमें रुचि लेगा। ली हानदुंग ने जवाब दिया, बस देखो, पर इतना हंगामा करना ठीक है? कभी कभी सच के लिए हंगामा जरूरी है। युवक लड़की से बात कर रहा था। किम मिन ह्युक उसे देख रहा था। वैसे एक और मदद चाहिए। तुम कब मिलोगे? ली हानदुंग के सवाल पर रिपोर्टर ने सोचा। 2 दिन में फ्री हूं। उसकी आवाज गूंजी, कर सकते हो ना? तो बस वही करो जो चाहो, फिर बात खत्म। किम मिन ह्युक ने पूछा, पीड़ित का दोस्त जिससे तुम कल मिले थे, पर यह हंगामा किस लिए? ये सुन ली हानदुंग की आंखें रहस्यमयी हो गईं। किम मिन ह्युक को देखते हुए उसने सोचा, बताऊं क्या? दूसरा आदमी उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। खैर, वो है, ली हानदुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मन ही मन उसने सोचा, धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ सच बताना। समय जल्दी बीता। रिपोर्टर और ली हानदुंग की मुलाकात का दिन आ गया। ओह, ली हानदुंग, मैं अभी आपके अपार्टमेंट में। हाँ, मैं अभी आता हूं। फोन रखकर रिपोर्टर ने बिल्डिंग देखी और सांस ली। कुछ दिनों बाद हॉलवे में शोरगुल के साथ सवाल भी सुनाई दिए। रिपोर्टर मुख्य अभियोजक से पूछते रहे, सुना है जांच देर रात शुरू हुई थी। क्या इस मुकदमे की अध्यक्षता वही जज कर रहे हैं जो पिछली बार किमची केस में थे? सब कुछ ली हानजंग के हिसाब से हुआ क्योंकि यह मामला छोटे मीडिया के लिए अच्छा था। किम सुनही की बीमा हत्या का मामला, अच्छी खबर होगी। शिकारी इसे और उत्तेजक शीर्षक से फैलाएगा जब वे शिकार देखेंगे। मुख्य अभियोजक लिम जुंग सिक, जो अभी अभी रिपोर्टरों से बचे थे, हॉलवे में दौड़ रहे थे और शिकायत की, उसकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा चली गई। मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, बैठिए। सब कैसा चल रहा है? मुख्य न्यायाधीश बेकी सुख ने बैठने को कहा। जज ली हानजंग ने कहा, उनके पास सुराग है। मुझे लगता है उन्होंने पुलिस जांच में कमी पाई। यह सुनकर बेकी सुख ने पूछा, सच में? लेख किसने फैलाया? क्या ली हानजंग ने किया या आपने खुद किया? मुख्य न्यायाधीश के सवाल को सुनकर मुख्य अभियोजक लिम जुंग सिक जवाब देने में हिचकिचाए। मुझे माफ करें, लेकिन मैंने केवल रिपोर्टरों के बारे में सोचा। मुझे शुरुआत से ही संपर्क कर जवाब देना था, पर मैंने ठीक से जांच नहीं की। हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी बार कब की थी? अचानक मुख्य न्यायाधीश बेकी सुख ने पूछा। मुख्य अभियोजक लिम जोंग सिक चौंक गए। सॉरी, क्या, सर? ठीक है, शोर बढ़ाओ। मुख्य मीडिया को बताएं यहां एक बड़ा मामला है। ली हानजंग बहुत आश्वस्त हैं।
उसे कुछ स्पॉटलाइट दें। मुख्य न्यायाधीश बेकी सुक का प्रभाव बहुत बड़ा है। किम सन ही की मौत की खबर तेजी से गर्म विषय बन गई। सभी प्रमुख मीडिया कंपनियों के अखबारों में छपी। मीडिया ने बताया कि पार्क ह्युक-चुक बीमा के लिए एक निर्दयी हत्यारा था। पब्लिक जो पार्क ह्युक-चुक से बेहद नाराज थी, पहले ट्रायल के फैसले से बेहद परेशान थी। उन्होंने गुस्से में मौत की सजा मांगी और जानना चाहा आज जज कौन होगा। पिछले जज अनुभवहीन थे, इसलिए वे जनता के दबाव को नहीं झेल पाए। अब जनता इस ट्रायल के जज पर ध्यान देगी। लेकिन मैं 20 साल के अनुभव वाला जज हूं। अब मैं ऐसे ट्रायल से चिंतित नहीं हूं। ली हानजंग ने चुपचाप सोचा। किम योन ह्युक मुस्कुराए, कंधे पर थपथपाते हुए बोले, ठीक हो जाएगा हानजंग, थोड़ा आराम करो। जिससे वह बौने चाहने लगा। उसने असहज होकर सोचा, इसकी आवाज से मुझे सिहरन होती है। शायद मैंने उसकी असली पहचान देख ली है, इसलिए उसकी आवाज की आदत नहीं डाल पाया हूं। ये बस एक शांत, दोस्ताना आवाज है जो हर बार मेरी त्वचा को सिहरन से भर देती है। अदालत के बाथरूम में ली हानजंग आईने के सामने खड़ा था। रिपोर्टर भी आज के मुकदमे में दिखाई देगा। वह फोन देख रहा था और सोच रहा था। रिपोर्टर सोंग नायन आज के मुकदमे में अहम भूमिका निभाएंगी, पर किम के परिवार से मिलने जाने के कारण मैं अभी तक उनसे संपर्क नहीं कर पाया हूं। पर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर संपर्क न हो मतलब मिशन सफल। उसे रिपोर्टर याद आया। वह यहां तक सदमे से गुजरी, पर अप्रत्याशित सच्चाई जानकर चौंक जाएगी। अब बस समय की बात है जब। हॉलवे में मुख्य अभियोजक लिम जुंग सिक ने कहा, यहां बहुत रिपोर्टर हैं। ये शर्मनाक है। अभियोजक और वकील थक गए हैं। आप मुझे पहले कॉल कर सकते हैं। उनकी बातों पर विश्वास न करें और किसी भी चीज पर संदेह न करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, ये मुकदमा रोको। अगली बार कुछ आसान मांगना, समझे? चिंता न करो, हम साथ में भविष्य सोचेंगे। हानेंग ने सिर हिलाया। मैं समझा। अब सब कुछ खत्म होने ही वाला है। हानेंग मुस्कुराया। मुकदमा शुरू हुआ। सभी खड़े हो जाएं, कृपया सभी खड़े हो जाएं। एक घोषणा सुनाई दी जब मुख्य न्यायाधीश ली हानेंग ने प्रवेश किया। मुकदमा शुरू हुआ और अभियोजक ने दस्तावेजों के साथ कहा कि किम सन ही ने घटना से 3 महीने पहले कई बीमा पॉलिसियां खरीदी और जीवन बीमा में लाभार्थी के तौर पर पार्क ह्युक जून का नाम था, जो पीड़िता का पूर्व प्रेमी है और उससे संबंधित नहीं है। समस्या ये है कि 6 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और किम सन ही के परिवार को बीमा खरीदने की जानकारी नहीं है। उसने नारंगी बालों वाली एक महिला से पूछा, आपका किम सन ही से क्या संबंध है? मैंने सुना है आप किम सन ही के घर के पास रहते थे, सही है? महिला गवाह ने सिर हिलाया। मैं उसकी चचेरी बहन हूं। हाँ, माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। लोग कहते थे सन ही और मैं बहनों जैसी दिखती हैं। अभियोजक ने पूछा, अगर आप करीबी बहनें हैं तो क्या आप पीड़िता को अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताती होंगी? हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई इलाज है। तो आपको पता है कि किम सन ही ने आरोपी से 6 महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था? हाँ, मुझे पता है। गवाह ने सिर हिलाया। मुझे यह भी पता है कि रिश्ता टूटने के बाद आरोपी ने किम सन ही को धमकाया। उसने कहा कि कभी कभी वह खटखटाहटों और धमकी भरे संदेशों से बहुत डर जाती थी। तो क्या आपने सुना कि किम सन ही ने 3 महीने पहले फिर से आरोपी से मिलना शुरू किया? महिला गवाह ने हाँ में जवाब दिया। यहां तक कि किम सन ही की बहन किम जी यंग ने भी कहा कि वे फिर से मिले। तो क्या किम सन ही ने वाकई परिवार को बताए बिना आरोपी से मिलने के बाद कई बीमा योजनाएं खरीदी? किम सन ही का अपने माता पिता से करीबी रिश्ता था, पर 12 जीवन बीमा योजनाएं पार्क ह्युक जून के नाम पर थीं, उनके परिवार के नहीं। यह दुर्घटना किम सन ही की संपत्ति हड़पने की सोची समझी साजिश थी। मैंने अपनी दलील पूरी कर ली है। अभियोजन पक्ष की दलील पीड़ित के लिए पूरी हो चुकी है। अब पूछताछ शुरू करें, जिरह शुरू करें। तभी एक वकील गवाह से जिरह को उठा। गवाह, क्या आप किम सन ही को रोज देखते हैं? नहीं। तो क्या आप रोज फोन पर बात करते हैं? नहीं। वकील के सवाल करते वक्त मुख्य न्यायाधीश बेकी सूक और मुख्य अभियोजक लिम जोंग सिक भी पीछे के दरवाजे से आए। मुख्य न्यायाधीश बैठे और पूछा, किम बेक लॉ फर्म का वकील है ना? आरोपी बहुत अमीर है। गवाह ने कहा, उनके बीच कोई राज नहीं थे।
तो क्या किम सन ही बताती थी कि वह कितने लोगों को जानती है और कहाँ डेट पर जाती थी? उसने क्या सुना और क्या देखा, ये सब बातें। वकील के बार बार पूछने पर अभियोजक ने मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। माननीय न्यायाधीश, मुझे आपत्ति है। यह वकील गवाह पर गवाही तोड़ने का दबाव बना रहा है। न्यायाधीश ली हानयंग ने हाथ हिलाकर कहा, पूछताछ जारी रखें। अभियोजक गुस्से में बैठ गया। वकील की आवाज गूंजी, क्या आपने कभी किम होल्यू को पार्क ह्यूग जून से ब्रेकअप के बाद पीछा करते देखा? नहीं। मुकदमा चल रहा था जब किम सनही का परिवार नीचे रो रहा था। माननीय न्यायाधीश, पीड़िता के धमकी भरे संदेश वही थे जो अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं। गवाह सोचती है कि वह किम सनही के सबसे करीब है, पर वह गलतफहमी में है। अभियोजक ने मेज पर हाथ मारा। वकील, अटकलें न लगाएं। आरोपी ने उस हादसे में अपनी प्रेमिका खो दी। सदमे से उसे पैनिक डिसऑर्डर हुआ। वह मनोवैज्ञानिक इलाज ले रहा है, सही है? वकील ने आरोपी पार्क ह्यूग जून से पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। आप स्वनियोजित हैं, है ना? आपकी मासिक कमाई कितनी है? मेरी आय करीब 15 मिलियन वॉन है। मैं शोक संतप्त परिवार का दर्द समझ सकता हूँ। हालांकि परिवार का यह कहना कि पार्क ह्यूग जून ने किम सन हिये को बीमा के पैसे के लिए मारा, झूठ है। इसका कोई सबूत नहीं है। उसकी मासिक आय लगभग 15 मिलियन वॉन है और उस पर कोई कर्ज नहीं है। ये कहना कि उसने पैसे के लिए अपनी प्रेमिका को मारा, बेतुका है। वकील ने आरोपी की ओर इशारा करते हुए समझाया। नीचे मौजूद लोग फुसफुसा रहे थे। क्या वे उस पर पागल होने का मुकदमा कर रहे हैं? अगर आपने उस न्यायाधीश को देखा तो मुझे लगता है कि उसे खरीदा जा सकता है। दर्शक ने पूछा। मुझे पता है। और क्या यह उचित है कि मैं अपने परिवार के बजाय अपने प्रेमी का बीमा करूं? कोई ठोस सबूत नहीं है, पर मैं नहीं मानता कि वह जो कह रहा है। मुख्य न्यायाधीश बेकी सुख के बगल में बैठे अभियोजक भी बहुत चिंतित थे। मुख्य न्यायाधीश बेकी सुख ने पूछा, क्या बात है? क्या आप चिंतित हैं? ली हानयंग चिंतित लग रहे हैं। मुझे डर है कि वो फैसला देने में गलती करेंगे। ये सुनकर मुख्य न्यायाधीश मुस्कुराए, बोले, तुम्हें देखो, ज्यादा चिंतित लग रहे हो। अगर ली हानयंग जज हैं और मुकदमा नहीं संभाल सकते तो बेहतर है कि वो ये काम छोड़ दें। उसके चेहरे को देखो, समुदाय के विचारों का उस पर कोई दबाव नहीं है। नीचे सब अभी भी फुसफुसा रहे थे। यह प्रभावी नहीं है। अगर आप गवाही दे रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्थिति बहुत शोरगुल वाली थी, जिससे ली हानयंग परेशान हो गए और जोर से बोले, कृपया अदालत के शिष्टाचार का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखें। जब उनकी आवाज से सब शांत हो गए, हानयंग ने फिर गवाह की ओर देखा और पूछा, क्या आपको पता है कि आरोपी और किम सन हिये ने? लड़की गवाह ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह लगभग 3 साल पहले की बात है। हानयंग ने आगे पूछा, क्या आप तीनों कभी पहले मिले हैं? नहीं। तो आप आरोपी के व्यक्तित्व या सामान्य व्यवहार को नहीं जानते और आपको नहीं पता वे क्यों अलग हुए? गवाह उदास लग रही थी, बोली, मुझे नहीं पता। सुनकर न्यायाधीश नहीं पता वे क्यों अलग हुए। जब आप कहती हैं आप बहन जैसी हैं, कोई रहस्य नहीं। आपको उसका व्यक्तित्व भी नहीं पता और आप 3 साल में कभी उसके प्रेमी से नहीं मिली। यह एक बहन और भाई का रिश्ता है। आप यहाँ अभियोजक के गवाह बनने क्यों आई? फिर न्यायाधीश ली हानयंग ने उसकी ओर देख जोर से पूछा। यह देख नीचे बैठे सब परेशान हो गए। न्यायाधीश ने अभी अभी बकवास शुरू की। क्या वह गवाह पर हमला कर रहा है? उसमें बस जागरूकता की कमी है। गपशप को अनदेखा कर न्यायाधीश हानयंग ने आरोपी की ओर देखा। क्या आपको यकीन है कि आपको नहीं पता कि किम सन हिये के पास बीमा पैसा है? आरोपी न्यायाधीश को सुनकर सिर ढककर रोने लगा। अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसे रोक देता। आपको क्यों लगता है कि किम सन हिये ने बीमा में आपका नाम दर्ज किया? सवाल सुनकर आरोपी सिर हिलाता रहा। कहा, मुझे वह बात नहीं पता। तो आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? वह बात मुझे नहीं पता। उसने अचानक बिना कुछ कहे ब्रेकअप मांग लिया। उस समय सब मुश्किल था, पार्क ह्यूग जून ने बताया, और रो पड़े। फिर आप दोनों 3 महीने बाद मिले क्योंकि आपने उस विरोधी को धमकाया जिससे आप फिर खुश हुए। क्या कोई साबित कर सकता है कि आप दोनों फिर मिले थे? ली हानयंग हैरान थे। नहीं, ब्रेकअप के बाद सुनये से मिलना थोड़ा शर्मनाक था, इसलिए उसने इसे गुप्त रखने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। और हमें अकेले यात्रा करना पसंद है। क्या आप किम जी यंग से मिले हैं? मैंने सुना था कि एक करीबी दोस्त थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। पूछताछ पूरी हो गई थी।
हान यंग ने आखिरी सवाल पूछा। ठीक है, आखिरी सवाल। क्या आरोपी ने जानबूझकर कारण